हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होगा ये अहमदाबाद होस्ट करेगा, जिसमें कि योगासन को भी शामिल किया गया है। डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष है राजेश कुमार सिंह बने हैं। अभी हाल ही में जापान ने भारतीय मैंगो की इंपोर्ट पर बैन लगाया है। वर्ल्ड मिल्क डे जो कि 1 जून को मनाया जाता है। इंडियन नेवी के 48 नंबर के उप प्रमुख बने हैं अजय कोचर। और हाल ही में लॉन्च की गई किताब इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम ये लिखी गई है के अरुमुगन के द्वारा। 39 नंबर के नेशनल गेम्स जो नेक्स्ट ईयर होंगे मेघालय में, और 31 मई को देश के जो तीसरे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने एनएस राजा सुब्रमण्य बने। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीता है वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बना करके, और पर्पल कैप जीता है कगिसो रबाडा ने 29 विकेट्स लेकर के। तो ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हों, और पर्पल कैप उसे मिलता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जिसे आप सेपा कहते हैं, सेपा यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, रिसेंटली ये भारत और किस देश के बीच लागू हुआ है? आंसर इसका हो जाएगा ओमान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सबसे पहले हम समझेंगे इस टर्म के बारे में, सेपा के बारे में। सेपा है क्या? तो जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताई, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो ना ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक तरह का रणनीतिक व्यापारिक समझौता आप कह सकते हैं। और ये जो सेपा है ना, इसका मेन पर्पस है कि जो भी इसके भागीदार देश है इनके बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यानी कि जो आयात निर्यात होता है उसे आसान बनाना, और जो व्यापार शुल्क जिसे आप टैक्स कहते हैं इसे खत्म करना। तो ये सेपा अग्रीमेंट रिसेंटली 1 जून से लागू हो चुका है भारत और ओमान के बीच में। तो इस ऐतिहासिक समझौते के तहत जो भारतीय निर्यातकों हैं इन्हें खाड़ी क्षेत्र इनके जो गल्फ कंट्रीज है इसके बाजारों में मजबूत पहुंच मिलेगी। साथ ही इसमें कई प्रोडक्ट्स को तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश मिल सकेगा। अब सेपा ये लागू हुआ है भारत ओमान के बीच, तारीख है 1 जून। इससे भारत के किस सेक्टर को सबसे अधिक लाभ होगा? तो इसमें जो सी फूड्स होते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो ऑर्नामेंट्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये समझौता भारत को पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता भी करेगा। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ओमान है। ओमान ये आप देख पा रहे हैं अरब प्रायद्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यहीं पर ओमान की लोकेशन है। अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी कैपिटल मस्कट, करेंसी ओमानी रियल है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी है। भारत और ओमान के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम नसीम अल बहर है, और इस साल फरवरी के महीने में 8वें नंबर का जो हिंद महासागर सम्मेलन था मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। हालांकि 9वें नंबर का जो हिंद महासागर सम्मेलन था ये मॉरिशस ने होस्ट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2026 से किस देश ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? लास्ट ईयर एक कॉमन क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 एग्जाम में रिपीट हुआ था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन था? तो आंसर तो उसका ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन रिसेंटली जून के महीने से जो मलेशिया है, जो एशियाई कंट्री है, इसने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने का आदेश दे दिया है। तो इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक हो गया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब, इसमें भी 16 साल की उम्र जब तक बच्चा पार नहीं कर लेता है तब तक उसे ये यूज करने नहीं दिया जाएगा। और यदि इस नियम का उल्लंघन होगा तो इसके लिए कुछ सख्त प्रावधान भी है। एक मेंशन किया है मैंने पॉइंट यहाँ पर कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जहां दिसंबर 2025 से ये कानून लागू है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत में जो राज्य है कर्नाटका, ये भी ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के बैन पर विचार कर रहा है। यदि हम डिस्कशन करें मलेशिया के बारे में, कैपिटल इसकी कुआलालंपुर, करेंसी मलेशिया रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। इस साल के करंट अफेयर में हमने देखा है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, इन्हीं के आमंत्रण पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेब के महीने में मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे।
मलेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने की योजना, मतलब इसकी घोषणा करी थी, लेकिन अब ये लागू कर दिया जून के महीने से। इसकी जो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ पर लास्ट ईयर 46वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में अपना एक रीजनल ऑफिस भी खोला है। सवाल नंबर तीसरा है, सिंगापुर ओपन अभी जो 2026 का था, ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो ये हो जाएंगे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और इन स्टार मेंस डबल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में इंडोनेशिया के जो फजर अल्फियन है और मोहम्मद फिक्री, इसे हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। यहाँ से डिस्कशन कर लेते हैं हम BWF के बारे में, क्योंकि ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और बैडमिंटन को रेगुलेट करने वाली ही बॉडी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसी के एथलीट पैनल में रिसेंटली PV सिंधु को शामिल किया गया है। सवाल नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून, जिसका नाम विस्टा है, ये लॉन्च किया? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा, जो कि भारत की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है, रेड बैलून के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले इसके बारे में मैं बेसिक आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अपनी वायुमंडल की परतें पढ़ी होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हल्का सा डायग्राम बना करके समझाती हूँ। सबसे नीचे आपने देखा होगा, ये होता है आपका शोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ये ना धरती से लगभग 0 to 8 किलोमीटर का दायरा होता है। फिर इसी के ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं समतापमंडल। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया होता है ना, ये जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर है और यहीं पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जो UV रेज होती है, इससे हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका दायरा हो जाएगा 18 to 50 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपका मध्य मंडल है, यानी कि मेसोस्फेयर है। इसके ऊपर जाएंगे तो तापमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर है। और सबसे लास्ट में इसका जो 5वां लेयर है, ये बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर है। यहां से क्वेश्चन का पार्ट है ये सेकेंड लेयर, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल है, जहां ये सुपर प्रेशर बलून विस्टा लॉन्च किया गया है। अभी काम क्या करेगा, देखिए इसके काम के बारे में बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जैसे कि जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई की रेंज बढ़ा करके डेड जोन को खत्म करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन में इसका यूज हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय टेलीकम्युनिकेशन को ये बहाल करेगा। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए कैसे हेल्प करेगा, तो वायुमंडल का अध्ययन करना और मौसम की सटीक भविष्यवाणी, साथ ही पर्यावरण की निगरानी रखने का ये काम करेगा। तो ये लॉन्च किया गया है रिसेंटली आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम से। ऊंचाई इसकी 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक ये पहुंच चुका है। और इसी सफल प्रक्षेपण के साथ भारत जो है ये स्वदेशी समतापी बैलून की क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में शामिल हो गया है, जिसमें कि पहले से ही अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना का नाम शामिल है। यहाँ पर एक और कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, अग्निकुल कॉस्मोस। ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसने कुछ समय पहले ही दुनिया का पहला पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, जिसका नाम अग्नाइट था, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। फिर यहाँ एक और कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, स्काई रूट। तो ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है ना, जो हैदराबाद स्थित एक प्राइवेट कंपनी है भारत की, ये मई 2026 में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा ब्यूफोर्ट किला, ये किस देश में स्थित है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया? तो इसकी लोकेशन है लेबनान में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखिए, अभी हाल ही में ये जो ब्यूफोर्ट कैसल है, ये फिर से चर्चे में आया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से ये जो 900 साल पुराना ऐतिहासिक किला है,
और आसपास की पहाड़ियों पर हाल ही में कब्जा कर लिया है। यहाँ पर एक टर्म लिखा है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान ये सफलता हासिल करी। अभी हिजबुल्लाह है क्या? तो देखिए, ये जो हिजबुल्लाह है ना, ये लेबनान का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो इससे पहले इजरायली सेना ने इसी किले पर 1982 में कब्जा किया था। लगभग 40 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन बाद में एक समझौता हुआ जिसके तहत वर्ष 2000 में, यानी कि अब से 26 साल पहले, इसे लेबनान को लौटा दिया था और इजरायली सैनिक यहाँ से वापस चले गए थे। लेकिन फिर से इसी ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया है इजराइल की सेना ने। लेबनान की लोकेशन यदि आप मैप के थ्रू देखें ना, तो है तो ये एशिया का पार्ट, लेकिन ये यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेबनान की कैपिटल हो जाएगी बेरूत, करेंसी हो जाएगी लेबनानी पाउंड, और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है ये हो जाएगी अरबी। अच्छा, ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं ना, कई बार एग्जाम में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसा पूछा जाता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन देकर के पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पर लेबनान बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर तुर्की भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहे हैं, इजिप्ट भी कर रहे हैं। जॉर्डन आपको भले ही इजराइल से सीमा साझा करता दिख रहा है, लेकिन जॉर्डन की सीमा ये मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। हालांकि जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये है डेड सी का, यानी कि मृत सागर का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की शपथ के बाद यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 37 हो गई है। पहले कितनी थी? तो ये 33 थी। देखिए, पहले 33+1 का फॉर्मूला चलता था, यानी कि 33 तो अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। तो देखिए, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 है, इसी के खंड 2 के तहत जो शक्तियां प्राप्त है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो प्रेसिडेंट है, इसने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श यानी कि सलाह के बाद अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां की हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि न्यायमूर्ति शीलू नागू ये आए हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ये आए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट से, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से, अरुणापल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से। साथ ही इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमण्य मोहना को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी मई के महीने में ही मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर के 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मतलब ये जो 33+1 था ना, ये 37+1 होता। इसी के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीशों को छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर के 37 कर दी गई। 5 जजों की नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 to 147 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, भाग 5 में ये अपने डिसीजन पर फिर से सोच सकती है, यानी कि पुनर्विचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 137 में ये रिट जारी करती है। आर्टिकल 32 में सीजीआई जो होते हैं देश के, इन्हें देश के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। देश के पहले सीजीआई हीरालाल जेकानिया थे और एक इंपॉर्टेंट नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह का, इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और बाद में सीजीआई भी रहे। रिसेंट के करंट अफेयर यदि हम देखें तो भारत के जो 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत बने। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि एसआईआर को पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध ठहराया है। मई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए 2 नई तकनीकी पहल की शुरुआत की है, 1 केस 1 डेटा और सुसहाय। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का हिल स्टेशन माथेरान यहाँ पर हाथ रिक्शा पर बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह। लास्ट ईयर इसने 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किए थे, फास्टर और सुपेस। सवाल 7वां है, 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? तो इसने कुल 6 साल पूरे कर लिए हैं। स्वनिधि का क्या मतलब हुआ? S फॉर स्ट्रीट, V फॉर वेंडर, A फॉर आत्मनिर्भर। तो ये है स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। 2020 में शुरू की गई योजना थी, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो ऐसे
रेहड़ी मजदूर आप कह सकते हैं, जिनकी रोजी रोटी मतलब ऐसे कमाने का साधन है कि जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, सबसे ज्यादा वही प्रभावित हुए थे क्योंकि लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी। तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे जून 2020 में आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसने अभी अपने 6 साल पूरे कर लिए। स्टैटिक जीके वाली योजनाओं पर नजर डालें जो डायरेक्ट एग्जाम का पार्ट बनती है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ना, ये 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस पर्पज से? तो 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड कराने के लिए। उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से और इसका पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना। लेकिन यहाँ से एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखें, 2016 में उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई यूपी के बलिया से। इसी के 5 साल बाद यानी कि 2021 में उज्ज्वला का 2.0 लॉन्च किया गया और ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा से। लॉन्च दोनों ही यूपी से किए गए हैं, फर्स्ट एडिशन बलिया से, दूसरा महोबा से। फिर तीसरा आपका जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये 11 साल पहले लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया पहल ये 12 साल पहले 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2024 से की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से। प्रधानमंत्री जनधन योजना है 28 अगस्त 2014 की। स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 22 जनवरी 2015 का और मुद्रा योजना की शुरुआत है जो 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। तेलंगाना स्थापना दिवस ही मनाया कब जाता है? तो देखिए अभी हाल ही में जून महीने की 2 तारीख को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया क्योंकि इसी दिन 2014 में ये भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो देश में 29 राज्य है नहीं, अब टोटल 28 राज्य हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 7 इसमें यूटी थे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 हमारे नए यूटी बन गए। तो यहां से 7 + 2 यूटीज की संख्या तो 9 हो जानी चाहिए। तो अब जो यूटीज हैं 8 कैसे हैं? क्योंकि बीच में क्या हुआ था, दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया था, यानी मर्ज कर दिया गया था। तो इस हिसाब से हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ से 8 हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा मतलब यहाँ से हटा करके यूटी इसे बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि 28 राज्यों की संख्या है। तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। अच्छा, ऑपरेशन पोलो जो है ना, ये इसी हैदराबाद में चलाया गया ऑपरेशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क आपको रिलेट करना है। तेलंगाना में समक्का सरक्का फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल है। अच्छा, ब्रह्मोस को खास क्या बनाता है? तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की सबसे उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणालियों में से एक है। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सुपरसोनिक, इससे आप क्या समझते हैं? सुपरसोनिक मतलब इसकी जो गति होती है ना, स्पीड होती है, ये आमतौर पर ध्वनि की गति से भी 3 गुना अधिक होती है। मतलब कि आवाज की गति से भी तेज, लगभग आप कह सकते हैं 343 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा रफ्तार इसकी होती है। इसे भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। ये अपनी गति, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हाल ही के वर्षों में भारत के सबसे सफल रक्षा निर्यातों में से एक बनकर के उभरी है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस क्षेत्र में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बम्बे विकेट से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया है? डिस्कशन कर रहे हिमाचल प्रदेश के कसौली क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और कुछ एरिया में जंगल में आग लगने की न्यूज हम देख रहे हैं। डिस्कशन कहाँ का किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के कसौली का।
यहाँ पर बम्बी बकेट एक टर्म लिखा है, इसके बारे में आप लोगों को समझा देती हूँ। यदि आप डेली करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो लगभग 2 साल पहले की न्यूज मैं आपको बता रही हूँ। 2024 का एक करंट अफेयर मैंने बताया था, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल के पास जंगलों में जो आग लगी थी, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया था। अब इस टर्म पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ बकेट। बकेट का क्या मतलब हुआ? बाल्टी, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल यूज के लिए बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी 20-25 लीटर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जंगलों में बड़े एरिया में आग लगी है। अब इस पर काबू पाने के लिए 20-25 लीटर में तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर आता है। आसपास कोई पॉन्ड या फिर लेक्स या कोई भी जहां पर पानी ज्यादा स्टोर होता है, यहां से पानी कैरी करेगा इस बम्बी बकेट में, और इस बम्बी बकेट में 1000 लीटर तक पानी की कैपेसिटी होती है। ये ले जाता है अपने साथ उड़ा करके और इस जंगल वाले एरिया में गिरा देता है। तो इस तरीके से आग पर काबू पाया जाता है। तो हिमाचल के कसौली में भीषण आग की घटना पर काबू पाने के लिए बम्बी बकेट से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल रिसेंटली किया गया है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये हेलीकॉप्टर को पास के जलाशय जो होते हैं, यहां से पानी भरकर दुर्गम इलाकों में आग के हॉट स्पॉट पर सीधा गिराने की सुविधा देता है। मैंने कल आपसे पूछा था, WHO द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित किए जाने के बाद भारत के किस शहर में इस वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया? आंसर इसका बैंगलोर था। आज का सवाल है, भारतीय नौसेना के 48 नंबर के जो वॉइस शिप बने हैं, इनका नाम क्या है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।